नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपके लिए लेकर आया हूं योग इंस्टीट्यूट की तरफ से अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, जिसे आप कोहलर के सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कोहलर के बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कोहलर के कौन से सहयोगी व्यक्ति रहे, किन जीवों पर कोहलर ने प्रयोग करने का कार्य किया है और इसके साथ ही किन सिद्धांतों का प्रतिपादन कोहलर ने किया है। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम लोग ओवरऑल व्यू लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वर्दीमर द्वारा किया गया था और प्रयोगकर्ता के रूप में कोहलर का नाम आता है। आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सिद्धांत है यह गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद में कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर और लेनिन ऐसे चार नाम आते हैं जो कि किससे संबंधित हैं? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। लेकिन हमें यह जानना है कि इस सिद्धांत में किन व्यक्तियों ने कार्य किया था। तो इस सिद्धांत में तीन व्यक्ति लगे रहे हैं, जिनमें मैक्स वर्दीमर, कोहलर और इसके साथ साथ कोप्फा हो जाते हैं। इन्होंने जिस जीव पर कार्य किया था, जिस जीव के आधार पर इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वह जीव था चिंपांजी वनमानुष, जिसे सुल्तान नाम दिया जाता है। बार बार आपको इस सुल्तान का ही नाम देखने के लिए मिलता है। यह वनमानुष अपने आप में हमारे लिए कितना उपयोगी रहा, यह हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि इस सुल्तान नाम के वनमानुष कहें, चिंपैंजी कहें, इस सिद्धांत के, इस जीव के ऊपर कौन सा प्रयोग किया गया था। तो हम देखते हैं कि जो भी प्रयोग किया गया था वो प्रयोग 1900 के आसपास के दौर में किया गया और प्रयोगों के द्वारा आप देखेंगे कि 1912 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और उस सिद्धांत को ही आप कोहलर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत को प्रसिद्धि 1920 के दौरान मिली थी, यानी 8 साल तक उस सिद्धांत ने ही सर्वाइव किया है। और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग 2 सालों, 1 साल, आधा साल या फिर कहें एक ही महीने या फिर कहें एक ही दिन में सफलता प्राप्त की इच्छा रखते हैं। और यह सिद्धांत 8 साल तक बताइए किताबों में बना रहा और कैसे बाद में सफल हुआ, कैसे बाद में प्रसिद्ध हुआ। यानी 8 साल के दौरान का इंतजार करना पड़ा उसको। आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए अब हम सिद्धांत को जानते हैं कि सिद्धांत में प्रयोग कैसा किया गया था। सबसे पहले प्रयोगकर्ता द्वारा एक रूम में कुछ केले के गुच्छे टांगे गए और उसमें वनमानुष को या कहें कि सुल्तान को छोड़ दिया गया और वो सुल्तान, उसके सामने एक इस प्रकार का बॉक्स रखा हुआ था। और आप देखेंगे कि इन केलों की चाह में यह भूखा वनमानुष या चिंपैंजी इस पूरे के पूरे रूम में, जो भी रूम था ये, इसमें इधर उधर घूमा। लेकिन घूमने के बाद लास्टली उसके अंदर, उसके मन में एक सूझ विकसित हुई और वह सूझ यह थी कि शायद मैं इस बक्से को थोड़ा और खिसकाकर इसके पास रखकर इस पे चढ़कर इन केलों को प्राप्त कर लूँगा। और इसलिए उसने इस बॉक्स को यहाँ पर रखा, इसके ऊपर चढ़ा और इसके बाद केलों को निकाल कर खा लिया। तो हमने देखा क्या कि यह सिचुएशन के अनुसार आई हुई एक रैंडम सूझ थी, एक रैंडम युक्ति थी जो निकाल लिया था इस सुल्तान ने कि मुझे केले कैसे प्राप्त करने हैं। आगे देखेंगे कि एक ही प्रयोग द्वारा कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता, इसके लिए कई सारे प्रयोग करने पड़ते हैं और इसलिए एक दूसरा प्रयोग किया जाएगा। और इस दौरान इस वनमानुष के सामने इस बार इस बॉक्स को ना रखकर कुछ छड़ी रखी जाएगी जो कि लंबी की जा सकती थी या फिर जोड़ी जा सकती थी। दोनों ही प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। तो और यहाँ पर इसी तरह केले के गुच्छे को लटकाया गया। अब देखेंगे कि वनमानुष फिर से प्रयास करेगा कि मुझे केले चाहिए और इस बार केलों को प्राप्त करने के लिए उसे छड़ी को उठाना होगा
या फिर छड़ी को जोड़ना होगा। छड़ी में कुछ ऐसी युक्तियां रखी गई थी कि वो जोड़ी जा सके, और इस बार छड़ी को जोड़कर उसने इन केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक यह तो जान गए थे कि हाँ, यह अधिगम जरूर सूझ पर आधारित है, यह यांत्रिक अधिगम नहीं है। किसी कंडीशन में उस सुल्तान ने यह मार्ग निकाल लिया है, यह युक्ति निकाल ली है कि मैं इन केलों को कैसे प्राप्त करूंगा। यही बताता है आपका अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। अब इसका नामकरण की बात करते हैं कि सूझबूझ और अंतर्दृष्टि क्यों रखा गया, क्योंकि यह रैंडम सूझ पर आधारित था। सूझ एक ऐसी युक्ति है जिसमें व्यक्ति किसी परिस्थिति में कोई मार्ग खोज लेगा। दूसरी बात करते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो सूझ आई थी वह उसके मन में आई थी, आंतरिक रूप से आई थी। इन विभिन्न वस्तुओं को देखकर, इस पूरी की पूरी कंडीशन को देखकर उसके मन में सूझ जन्मी थी, और वह सूझ ही उसको केले को दिलवा पाई थी। इसलिए इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे कि इस सिद्धांत के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या दृष्टिकोण रखे हैं। तो आप देखते हैं कि स्किनर ने कहा है कि सीखने की यांत्रिक स्वरूप को कम करता है। यांत्रिक स्वरूप क्या होता है बेटा? यांत्रिक स्वरूप मतलब है कि आप किसी चीज का अनुकरण करते हुए उसको रटते रहो, उसको सीखते रहो, यही यांत्रिक स्वरूप है। किताबों को पढ़कर आपने रट लिया और रटने के बाद आप चले गए एग्जाम में और उसे वहां जाकर हूबहू लिख दिया, यही तो यंत्रवत है। यंत्रवत मतलब रोबोट की तरह। आप देखिए रोबोट क्या करता है, बुक्स को ऐसे करके स्कैन किया या स्कैनिंग की गई, डाटा फीड किया गया और वो वैसा ही हमेशा दिखाता रहेगा। सूझ नहीं विकसित हुई। सूझ के विकास के लिए चाहिए कि आपको सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, और कल्पना करने के बाद सूझ विकसित होगी। यानी यंत्रवत प्रयास तो कम हो ही गए ना इस सिद्धांत द्वारा। तो सीखने की यांत्रिक स्वरूप को कम करता है यह सिद्धांत। आगे बात करेंगे, स्वयं खोज करने और सीखने पर बल देता है। इस वनमानुष ने, इस चिंपैंजी ने स्वयं खोज की थी, स्वयं मार्ग निकाला था, स्वयं एक रास्ता खोजा था इस पूरी की पूरी कंडीशन में कि मैं छड़ी को जोड़कर निकाल सकता हूं इस केले को। यही उसकी युक्ति थी, यही उसकी सूझ थी, और यही बताना चाहता है कि स्वयं खोज करके सीखना पड़ेगा आपको। और पूरे के पूरे मनोविज्ञान के जगत में हम बालक की शिक्षा की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यही लाभप्रद है कि बालक स्वयं खोजे और चीजों को सीखे, अधिगम करे। आगे देखेंगे कि शिक्षा में क्या महत्व रहेगा। तो व्यक्ति की कल्पना का विकास जब हो जाता है, व्यक्ति सोचने में अग्रसारित हो जाता है, व्यक्ति के अंदर इतनी सूझ विकसित हो जाती है कि व्यक्ति उस सूझ के आधार पर सफलता को प्राप्त कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी भी कल्पना होगी बच्चे के अंदर, जितनी भी व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति होगी, उतना ही उसकी सूझ विकसित होगी, और जितनी सूझ विकसित होगी उतना ही वो नए मार्ग खोज पाएगा, उतने नए रास्तों का चुनाव कर पाएगा, उतने नए तरीकों का चुनाव कर पाएगा। ये शिक्षा में महत्व प्रदर्शित होता है। आगे देखिए कि रचनात्मक कार्यों में उपयोगी है। आपसे कहा जाए, किसी बच्चे से कहा जाता है अध्यापक द्वारा कि बेटा साइंस में कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाओ, लेकिन थीम नहीं बताई जाती। अब देखिए होगा क्या कि बच्चे को यह डिसाइड करना होगा कि थीम कौन सी चुननी है, कौन से विषय का चुनाव करना है, और जब बच्चा उस थीम को डिसाइड करेगा तभी तो आगे प्रोजेक्ट को बना पाएगा। यानी व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, और रचनात्मकता का विकास यह सिद्धांत कर रहा है। और बात करते हैं, एक आर्मी की बात करते हैं। एक जंगी कंडीशन में उन्हें फेंक दिया जाता है, और जंगी कंडीशन में उन्हें यह रास्ता स्वयं खोजना पड़ता है, क्योंकि जंग की स्थिति में एक कदम उन्हें मौत की ओर ले जा सकता है, और इसलिए उस समय उन्हें सूझ लगानी होती है कि हमें आगे क्या करना है, कैसा स्टेप रखना है कि दुश्मन चौकन्ना भी ना हो पाए और हम उसकी हलक से जीत को खींच लें। और इसलिए ज़रूरी होता है रचनात्मकता,
इसीलिए ज़रूरी होती है सूझ, और ये रचनात्मकता सूझ से आती है। आगे आप देखिए, बुद्धि व तर्क शक्ति के विकास में जब विभिन्न प्रकार के मैथ्स के, रीजनिंग के सवाल आपके सामने रखे जाते हैं, वो इसीलिए रखे जाते हैं कि आपकी तर्क शक्ति का विकास हो, आपके अंदर सूझ आए। फार्मूला एक ही होता है लेकिन सवाल कई होते हैं। कारण यही है कि आप विभिन्न रास्तों से जाकर एक ही मंजिल को खोज लें, आंसर एक ही प्राप्त करना है आपको, लेकिन रास्ते बहुत सारे होते हैं, और जिन रास्तों का आप चुनाव कर लेते हो, अगर वह रास्ता सही है तो आप उसका सही आंसर खोज पाओगे, और यही विकास तो करना चाहता है यह सिद्धांत। आगे बात करते हैं कि गणित शिक्षण में लाभप्रद है, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे शिक्षण जिनमें सोचने की आवश्यकता है, संगीत, साहित्य, कुछ भी विषय हो, उस सब में सूझ लगानी पड़ती है, और सूझ के आधार पर बच्चा सीखता है। लेकिन विशेषतया गणित और तर्कशास्त्र के शिक्षण में यह सिद्धांत उपयोगी है। आगे देखेंगे कि ड्रेवर ने कह भी दिया है कि उचित लक्ष्य की प्राप्ति में यह सिद्धांत उपयोगी है। कैसी मंजिलों का चुनाव करना है आपको? आपके सामने कई नौकरियां हैं, कई रास्ते हैं, कई सारे मार्ग आपके सामने खुले हुए हैं, लेकिन आपको किस मार्ग पर चलकर अपनी अमुक मंजिल पर पहुंचना है। सबसे पहले आपको मंजिल डिसाइड करने के लिए सूझ चाहिए। मंजिल डिसाइड होने के बाद आपको मार्ग के चुनाव के लिए सूझ चाहिए। आप विभिन्न प्रकार टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पूर्व में ही योजना बनानी पड़ेगी। आपको पहले ही सूझ का विकास करना पड़ेगा, पहले ही सोचना पड़ेगा कि मुझे किस मार्ग पर जाना है। तो हमने पूरे के पूरे सिद्धांत से केवल यह जानने का प्रयास किया है कि जो भी व्यक्ति अधिगम करेगा वो केवल और केवल व्यवहारवादियों के अभ्यास या प्रभाव पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ व्यक्ति सूझ पर आधारित अधिगम भी कर सकता है। यदि व्यक्ति सूझ विकसित कर लेगा तो आगे चल के जो अधिगम होगा वो स्थायी हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति द्वारा स्वयं सोचा गया है। और जो चीज़ आप स्वयं प्रतिपादित कर रहे हो, स्वयं जिस चीज़ को जन्म दे रहे हो, स्वयं अपने मन में उस चीज़ को स्थापित कर रहे हो, उसको हटाने वाला कौन है? यानी आप विशेषतया सीख जाओगे उस चीज़ को। इस तरीके से हम लोगों ने आज इस सिद्धांत को जाना है। आगे हम फिर कल नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, और सफलता के पथ पर बढ़ता हुआ यह कारवां हम मंजिल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग साथ जुड़कर अध्ययन करते चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।